हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे चुनाव का जनादेश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो बातें अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा चुनाव से ही रिलेटेड है। आई मीन्स बात करें तो ऐसा नहीं कि चुनाव कब हुए कैसे हुई ये मैटर नहीं करता है। मेन बात ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां थी तो किस तरीके से पहले किसका प्रभुत्व रहता है, बाद में धीरे धीरे कैसे घटता है, इन सब के बारे में हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी जब से 1951-52 से चुनाव हुए और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही सत्ता पे आ रही थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमने जो परिस्थितियां देखी यहाँ पे कि कैसे अकाल होता है, कैसे युद्ध होता है और कैसे फिर क्या होता है कि जनता के प्रति इनमें असंतोष पैदा होता है कि इनके खिलाफ जो जनता पहले मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज वही जनता क्या कर रही है कि आक्रोश उसके अंदर पैदा हो रहा है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बन रही थी और हमने ये भी देखा था कि जो वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे तो इन्हें क्या लगा कि यहाँ पे इनका जो आंदोलन है वो किस लिए है कि मतलब देश को खतरा पहुँचा रहे हैं ये लोग। ये नहीं था कि ये अपनी मतलब जो भी इनकी ज़रूरतें उन्हें पूरा करने के लिए या करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था और इससे जनता और ज़्यादा भड़क गई। जब इंदिरा जी की सरकार में हमने देखा था कि किस तरीके से जितनी भी पब्लिक्स थी वो आंदोलन वगैरह कैसे करती है और उसके बाद क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री आपके थे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, और तीसरी प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हैं कि नेहरू जी तो 2 कार्यकाल तक रहते हैं, उसके बाद से क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है कार्यकाल पे रहते हुए ही। और इन नेहरू जी के साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी है इनकी भी डेथ हो जाती है कार्यकाल के में रहते हुए ही। लेकिन मैंने कल आपको एक फैक्ट बताया था कि भारत के बाहर कौन से प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ताशकंद समझौते के लिए जब ये गए थे 1966 में और तभी हो जाती है इनकी डेथ। ठीक है, जो अभी उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वो ताशकंद था, वहाँ पे ताशकंद समझौता हुआ था जब पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध होता है 1965 में। और उसके बाद 1966 में कौन सा समझौता किया जाता है, यहाँ पे ताशकंद नाम का समझौता किया जाता है। ये ताशकंद क्यों कहा गया है? क्योंकि ताशकंद जगह में हुआ था। देन उसके बाद हमने एक और देखा था इंदिरा जी के टाइम में हुआ था 1971 में जब युद्ध हुआ तो 72 में एक समझौता हुआ था, उसे हम शिमला समझौता कहते हैं। तो ये समझौते जो हैं ये ताशकंद शिमला तो जहाँ पे होते उसी की जगह के नाम पे रख दिया जाता है। जैसे पेरिस कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन यानी पेरिस में कंडक्ट कराया गया इसलिए कह दिया गया कि पेरिस समझौता था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अब देखते हैं कि चुनाव और जनादेश किस तरीके से है। ये आपके जो लीडर्स हैं ना, प्लीज़ इनके बारे में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ये हैं सी नटराजन, अन्ना दुरई। ठीक है, ये कहाँ के थे, मद्रास के मुख्यमंत्री यानी कि सॉरी तमिलनाडु के जो थे मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में अभी हमने कल ही पढ़ा था कि उन्हें मौका मिल चुका था और उन्होंने क्या कहा था कि गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। और ये उन्होंने ये कहा था कि अब ये कांग्रेस जो है वो हमारे लिए ना अच्छा काम नहीं कर रही है, हमें अब यहाँ पे कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसवाद को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये समाजवादी नेता थे और ये विचारक भी थे यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो भी है आपका चुनाव जनादेश किस तरीके से हुआ। तो देखिए जनता में असंतोष तो फैल ही चुका था। उसके बाद राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी में चौथे आम चुनाव हुए और कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। यानी कि 3 बार अभी नेहरू जी थे। ठीक है, लेकिन देखिए चुनाव जो अभी कार्यकाल हमारा पूर्ण नहीं हुआ था और उसी टाइम 2 प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे 3 बार थे और चौथी बार अभी चुनाव नहीं हुए थे। आप जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे आप वहाँ पे देखेंगे कि यदि
पद पे रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया में चुनाव नहीं करा दिए जाते हैं कि अब इसे प्रधानमंत्री बनाना तो चलो चुनाव करा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी एक मेंबर्स को जो भी चुन लिया जाता है और ये रहता है कि वो उसे सदस्यता 6 महीने के अंदर हासिल करनी रहती है। वो है तो ठीक है, किसी असेंबली के मेंबर हैं तो ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं की सदस्यता उन्हें लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा किसी की भी ले तो वो लेनी पड़ती है 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। खैर यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा पहली बार हो रहा था। 3 पंचवर्षीय में कौन थे, मतलब पंचवर्षीय नहीं कह सकते आप, जो भी हमारा हर 5 साल में चुनाव होता है, तो खैर ठीक है। तो वहाँ पे अभी पहली बार ऐसा हो रहा है 1967 की घटना कि यहाँ पे क्या हो रहा, अब वो नहीं थे नेहरू जी। इसके बाद क्या हुआ कि चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा और तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों की राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। अब यहाँ पे देखिए कैसा वर्ड आया है, थोड़ा सा इन वर्डों को ना आप नोट कर लिए जिया करिए, क्योंकि आपके लिखने के लिए जब शब्दकोश की कमी होने लगती है तो यही काम आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दे डाली और कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। जहाँ मतलब 90% इन्हीं का बोलबाला रहता था, 90 क्या 99% आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेचारे जो 1% बचे पिछड़े वाले होते थे उनका रहता था, वहाँ आज यहाँ पे इनमें गिरावट आई। और अब क्या हुआ कि पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र के से जो थे SK पाटिल और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से KB सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। तमिलनाडु के और आपके जो बिहार के थे, ये जो सारे थे ना, इनको कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि ये कांग्रेस पार्टी के लीडर का नाम ले रही हूँ मैं, ये इनको मतलब बहुत अच्छी तरीके से बुरे तरीके से हारे थे, जो कि इंदिरा गांधी जी के पार्टी के ही थे। देखिए ये मैप भी बना हुआ ना, थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लीजिए, 1967 के चुनाव के बारे में है। तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस आई थी, यहाँ पे कांग्रेस थी, यहाँ पे कांग्रेस थी, ये येलो कलर का जितना दिख रहा ना, मान के चलिए कि कांग्रेस वहाँ पे थी। लेकिन जब क्या हुआ कि वे प्रदेश यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला था किसे, कांग्रेस को। और यहाँ से देखिए पंजाब हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु वाला एरिया, केरला वाला एरिया, यहाँ इनको भाई साहब क्या नहीं मिला था, इनको बहुमत नहीं मिला था। गोवा में भी यहाँ पे नहीं मिला था। ठीक है, तो इनको उस टाइम पे अब गिरावट आ रही है। देखिए विपक्षी पार्टी का जन्म पहले भी थी, लेकिन मौके की तलाश में थी कि कैसे पहली पार्टी कमज़ोर हो तो हम उछाल पे आए। और इन्होंने कह ही दिया राम मनोहर लोहिया जी ने कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे आना होगा और हम लोग ही देश का विकास करेंगे। ये तो कुछ कर ही नहीं रखे थे अभी तक और कर भी नहीं पाएंगे, और इन्हीं का फ़ायदा इन्होंने उठा लिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए कि जहाँ पे इतना बड़ा इलाका, मतलब जहाँ पे पूरे पे आपको दिखता था, लेकिन क्या हुआ कि राजस्थान में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कुछ अन्य की सहायता से सरकार बना ली। दैट मीन्स गठबंधन की सरकार बना ली इन्होंने। कहाँ पे, राजस्थान पे। कब की मैं बात कर रही हूँ, वर्तमान समय की नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी आपको वर्तमान समय में याद रखना है कि कई जगह के तमिलनाडु, असम, यूपी, बिहार, यहाँ के जो CM गवर्नर चेंज हुए हैं। अभी गुजरात के हाल फिलहाल में CM चेंज हुए हैं, क्योंकि गुजरात के जो CM थे वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो दूसरे CM को यहाँ पे
शपथ दिलाई गई है। तो इनके नाम गवर्नर कई सारे चेंज किए गए हैं, तो कई सारे स्टेटों के, तो प्लीज़ इनके नाम आप लोग याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अभी जितने भी स्टेट के गवर्नर चेंज किए गए हैं उन सब के नाम आपको बताना है लिख के, और आपको याद भी रखना है। तो ये सारे अपडेट आप रखा करिए। और उसके बाद अब आता है यहाँ पे, और एक बात मैं और बता दूँ आपको कि हर एक ऑल ओवर इंडिया में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। कि अभी आप सोचो कि कैसे, अभी हमारे स्टेट में तो चुनाव हो नहीं रहे, तो तमिलनाडु में कैसे हो गए, केरला में कैसे हो गए, असम में कैसे हो गए, ये मैडम पागल तो नहीं हो गई, कैसे बता रही, बिहार में कैसे चुनाव हो गए। तो कभी भी किसी भी स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से होते हैं, क्योंकि देखिए जो स्टेट बने थे हर 5 साल पे चुनाव होता है, और स्टेट जब बने थे आपके अलग अलग टाइम पीरियड पे बने थे, अलग अलग उनकी कैबिनेट है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, जब लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, वो बात आपकी अलग है, ठीक है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो है वो हर एक अपने अपने स्टेट अपने अपने अनुसार से करते हैं, थोड़ा इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे आते हैं कि राजनीतिक बदलाव की यह जो नाटकीय स्थिति थी ना, हाँ, यहाँ पे राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नज़र आएगी, और कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, मतलब मिला ही नहीं। राजस्थान में तो गठबंधन कर लिया इन्होंने, लेकिन 7 राज्य ऐसे हुए जहाँ पे इन्हें बिल्कुल भी बहुमत नहीं मिला, और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। और जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। और यहाँ पे देखें कि कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, मद्रास तमिलनाडु, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, जब भी मद्रास का नाम आए तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या हुआ कि केरल हो गई, इनमें क्या किया गया था कि सरकार नहीं बन सकी। तो ऐसे मामूली बात नहीं थी, आप ऐसे सोचो कि एक ही इलाका ऐसा था जहाँ पे सरकार नहीं बनी, वहीं आसपास के होंगे, तो दक्षिण भारत तक भी ये हवा फैल चुकी थी और यहाँ भी इनकी सरकार नहीं बनी थी। अब क्या हुआ कि मद्रास प्रांत, अब इसे क्या कहा जाता है, तमिलनाडु, और इसमें एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कसगम, ठीक है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कायम रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया था, सत्ता में कैसे आए, तो ये आप हिंदी विरोध करते थे कि तमिल, ऑब्वियस है कि वहाँ पे तमिल ही बोली जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो छात्र हिंदी को राज्य भाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। अभी क्या हुआ, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। अभी आपने जस्ट हिंदी दिवस मनाया है, कब, 14 सितंबर को। देखिए, हिंदी दिवस मतलब कौन कौन से दिवस मनाते हैं, जिस दिन दिवस मनाते हैं जिस दिवस से, ठीक है। लेकिन आप लोग यदि ये सोचें कि हिंदी दिवस मनाने का मतलब है कि अदर किसी लैंग्वेज पे हमारी कमांड नहीं होनी चाहिए, तो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि हमें कहीं भी सरवाइव करना है तो हमें सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलने वाला, हमें कोई भी एग्ज़ाम भी देना है, कहीं पढ़ने भी जाना है, किसी अदर कंट्री में भी जाना है। सो प्लीज़, हिंदी हमारी मदर टंग है, ऑब्वियस है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। बट यदि आप लोग सोचें कि इंग्लिश नहीं सीखेंगे, और भी कोई लैंग्वेज आप सीखना चाहें तो बेशक आप सीखिए, आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। आप कहीं भी जा रहे हैं, बहुत ईजीली आपके लिए सर्वाइव करना होगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, कहीं भी लोग रहने के लिए ना ज़रूरी क्या होता है कि थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट एडजस्ट कर लो, आप वहाँ की लैंग्वेज समझ लो आप, तो उसके बाद आप सारी सिचुएशन हैंडल कर लोगे। लेकिन फिर वही होगा कि हमें तो आता नहीं, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हाँ अच्छा, मतलब हमें तो पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर क्या मतलब निकलेगा, और हमको भी कुछ जानना है, समझना है, तो हम जो बोलेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। सो दैट कि हमें हर लैंग्वेज पे, चाहे भले ही आप हिंदी दिवस मनाएं, जो भी दिवस है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ऐसा सोचिए आपकी हिंदी मतलब हिंदी ही बोलना है, आप कोई लैंग्वेज यूज नहीं करना, बिल्कुल हम हिंदुस्तानी है, हिंदी के अलावा कुछ करेंगे नहीं,
ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आते हैं और तमिल वाले क्या कह रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य भाषा जो 1953 में क्या किया गया था, इसे लागू किया जाता है, मतलब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 1953 से। लेकिन 1949 में ही ये राज्य भाषा के रूप में घोषित कर दी गई थी। कौन? हिंदी हमारी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्ट आपको याद रखना है। तो तमिल वाले क्या कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माने? क्योंकि हिंदी में हो रहा, हमें कत्तई नहीं आती, तमिल आती है, अंग्रेजी आती है, लेकिन आपने हिंदी राज्य भाषा रख दी, सारे राज्य के कामकाज हिंदी में होंगे। तो आपको एक बहुत मज़ेदार फैक्ट मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी जितनी भी सुनवाई वगैरह होती है ना, अंग्रेजी में होती है। भले हिंदी हमारी राज्य भाषा है, लेकिन आज भी यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजी में ही सारे के काम होते हैं। तो इसमें भी एक बड़ा लोचा ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये विरोध कर ही रहे थे और इसी का फ़ायदा उठा के डीएमके पार्टी जीत गए कि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल जाएंगे संसद में बात करेंगे कि भैया हिंदी उंदी नहीं, आप और भी लैंग्वेज रखो और तब काम चलेगा। और उनके विरोध को नेतृत्व प्रदान किया और चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला और अन्य 8 राज्यों में यानी कि विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बन गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन आप अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से लेकर नहीं गुजरेगी। यानी कि बाप रे, मतलब इतना ज़्यादा विरोध कि इसमें क्या बताया गया कि तमिलनाडु तो ऐसा हो गया जहाँ पे बिल्कुल प्योर शुद्ध वाली गैर कांग्रेसी पार्टी बन चुकी थी और मुद्दा उन्हें बिल्कुल ताज़ा वाला मिल गया था। कौन सा? हिंदी का, कि हिंदी नहीं तमिल होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि इन्होंने जो कहा कि मतलब गैर कांग्रेसी जो भी थे, अदर में तो गठबंधन बना के हुए, बट गैर कांग्रेस वाले बनाए थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय आमतौर पर क्या कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो। दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, शायद पश्चिम बंगाल में है, यदि मैं गलत नहीं हो तो चेक कर लीजिएगा आप लोग कहाँ पे है। तो यहाँ जाने के लिए यदि बैठो तो क्या होता था कि यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? यानी कि बिल्कुल नहीं माना जाए मेरे हिसाब से कि अभी दबदबा खत्म हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं था किसी को गिराना, बहुत ऊंचाई से गिराना। तो धीरे धीरे गिराएंगे तो अच्छे तरीके से गिरेगा फिर। और देखिए दिल्ली से हावड़ा वाला तो मैटर देख ही लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से चले आप तो यहाँ पहुँचे तो ऑब्वियस है कि गैर कांग्रेसी राज जाने ही नहीं थी, मतलब कांग्रेस वाले तो कहीं दिख ही नहीं रहे। इसलिए ऐसा कहा गया कि दिल्ली से हावड़ा जाओगे ना तो यहाँ पे आपको गैर कांग्रेसी से ही जाना पड़ेगा। ये आपको मतलब अजीब अजीब टाइप के दुश्मनी भी निकालते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि गठबंधन, देखिए गठबंधन की सरकार थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं डिटेल से, कैसे उदय हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आती है। ध्यान रखिएगा, 1967 से। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि वो अपना मिला लेते थे अपने में, तो उसे गठबंधन का नाम नहीं दिया जाता था 3 चुनाव तक, ठीक है। अब ये चौथा चुनाव हो रहा है 1967 में और यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो परिघटना आपको देखने को मिली, चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। प्लीज फैक्ट नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी कारण इस सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया और अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। और इसमें क्या हुआ कि आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार जो थी में 2 समाजवादी पार्टियां यानी कि एसएसपी और पीएसपी, एक थी पीएसपी और एक थी आपकी एसएसपी करके थी, ठीक है।
इनके साथ क्या हुआ कि इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त सरकार थी। यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि तमिलनाडु को छोड़ के सारी गठबंधन की सरकार बनाई थी, कहीं भी बहुमत नहीं मिला था किसी को भी, ठीक है। लेकिन उनका ठान लिया था, जनता भी ठान ली थी कि अब तो कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, चाहे जोड़ तोड़ के कुछ भी करके बनाओ, लेकिन दूसरी सरकार बननी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारे जो थे कि बिहार में क्या हुआ, आज भी बिहार में गठबंधन की सरकार है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, और इसमें से उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी थे, और वो कौन थे, अकाली दल यानी कि संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे, और इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल यानी कि सीपीआई और सीपीआई, ठीक है, यानी कि दोनों साम्यवादी दल कौन से थे, सीपीआई करके ये। इसके बाद बात करें एम और सीएसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल था। तो देखिए इन पार्टियों में ये था, मतलब सीधे से ओवरऑल देख सकते हैं कि कैसे दल बदल कानून, अभी कानून नहीं आया, ये गठबंधन की सरकार मैंने बताया, ठीक है, कि कैसे गठबंधन की सरकार बनती है, कब चुनाव, चौथे आम चुनाव में ये घटना सामने आपको देखने को मिलती। इससे पहले भी होता था, कांग्रेस लॉलीपॉप देके अपने में मिला लेती थी, हमने देखा था कि विपक्षी पार्टियां पहले भी थी, यदि कभी गलती से कहीं पे भी किसी विधानसभा में इनका नाम आ जाता था, उनको कह देती बेटा आ जाओ हमारे घर में रहो, आराम से रहोगे, खुश रहोगे, ज़्यादा उछलो मत, ठीक है, और उनको अपने में मिला लेती थी। और लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि बिल्कुल सरकार ही बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत बड़े तबके पे दो दो तीन तीन जितनी भी पार्टियां मिलके बना सकती थी, बस कांग्रेस को हटाना मेन मोटो इनका हो चुका था, और इन्होंने वहाँ पे ये बातें साबित भी कर दी कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, दल बदल, जरा दल बदल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 1967 में ये सारा झमेला हो रहा अभी, क्योंकि देखिए झमेला भी हो रहा ना, सबके पीछे की वजह होती है, आपको वजह बहुत अच्छी तरीके से पता है। सिचुएशंस क्या थी, जनता आक्रोश में थी, असंतोष था, और 3 लीडर पहले के जो थे उनसे जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी अभी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो दल बदल आया आपका, अभी ये मत समझिएगा कि जनता खुश नहीं तो इंदिरा जी की सरकार चलेगी, कतई नहीं था, ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी चल रही है। अब क्या हुआ कि 1967 के चुनावों की एक खास बात दल बदल भी थी, और इसने क्या किया कि राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दल बदलू वाले भी कुछ ज़्यादा ही इधर उधर बंदर जैसे कूद रहे थे। थोड़ा सा इसे नोट करिएगा, 1967 लिख लीजिएगा आम चुनाव, उसके आगे आप लिखेंगे, क्या लिख देंगे, जो गठबंधन है, और उसके यहाँ पे दल बदल, ठीक है, दोनों ही घटनाएं उस टाइम पे देखने को मिली थी ज़्यादातर से जो आपको नज़र आती है। अब इसके बाद क्या हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए। दल बदल की डिफिनेशन लिखना चाहें तो प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जब भी कोई खास प्रतिनिधि, ठीक है, जो भी कोई जनप्रतिनिधि है, वो किसी खास दल से चुनाव लड़े, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, जो भी उस टाइम पे की पार्टियां थी, उनसे क्या करें, चुनाव लड़े, उस टाइम या आज भी। दल बदल का सीधे डिफिनेशन यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा जो कि क्या करे, किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव तो लड़े और चुनाव जीत भी जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या करे कि वो इस दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाए। दैट मीन्स जिस दल से वो विजयी हुआ था, जिस पार्टी से वो उसे सीटें मिली थी, जिस पार्टी से वो विजित हुआ, उस पार्टी को छोड़ के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। कब? जीतने के बाद। इससे आप कहोगे दल बदल, यानी कि दल को अपने ये बदल दिया, इसलिए इसे दल बदल कहते हैं। लेकिन अभी इसके लिए कानून वगैरह भी बनाए जाएंगे। लेकिन 1967 में जो घटना देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा ये घटना देखने को मिली। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों में 3 राज्यों हरियाणा, एमपी और यूपी में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई, और इस दौर में राजनीतिक प्रतिष्ठा जो थी, राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ।
यानी कि इनमें वो होता है ना कि हाँ, आओ जाओ। तो यही वाला सिचुएशन हो गया कि कभी ये आ रहे थे, कभी जा रहे थे। एक पार्टी को छोड़ के आ रहे थे तो दूसरी पार्टी को छोड़ के जा रहे थे। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन चलने लगी। और कुछ राज्यों में जैसे यूपी एमपी में हमने देख ही लिया, हरियाणा में, कि इसी कारण से वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो नहीं बन पाई थी, क्योंकि कांग्रेसी भी छोड़ के जा रहे थे। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि इन फ्यूचर हमारा मतलब भविष्य खतरे पे है, टाइम से निकल लो। और वो भी निकल रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आया राम गया राम पढ़ ही लेते हैं क्या है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था कि विधायकों द्वारा फुरंत यानी कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के जो राजनीतिक शब्दकोश में ये आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। ऐसा ये कोई मजाक के तौर पे नहीं कहा गया, सही कहा गया, क्योंकि उस टाइम की ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, और इस जुमले की जो प्रसिद्ध के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। और कल मैंने बताया था, कुछ आपको याद हो तो। अब देखिए वो घटना क्या थी। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने क्या किया कि राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। और उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, और फिर लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और कहा जाता है कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने क्या किया कि उन्हें लेकर चंडीगढ़ के प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था, अब आया राम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो गया लाल था इसने क्या किया कि इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले से हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। और उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून भी बने हैं। और बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। एक इसके लिए पूरी अनुसूची रखी गई है। आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए संशोधन किया गया। और जो आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की बात की जाती ना, संशोधन के तहत ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। एक तो 1951 में पहली बार 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और वो इसी मैटर को लेके थी, किसका, दल बदल। प्लीज नोट कर लीजिए कि 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया जाता है, दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या था, गयालाल था। और गयालाल जी क्या करते हैं, 1967 के ही चुनाव में बड़ा कंफ्यूज थे बेचारे, क्या करें। तो कभी यूनाइटेड फ्रंट पे जाते, उसके बाद लगता नहीं गलत तरीके से गलत जगह पे आ गए, फिर कहाँ पे जाते, कांग्रेस पे जाते, फिर उन्हें लगता 9 घंटे बाद पता नहीं उन्हें मतलब अचानक से उबासी आती कि अरे बाप रे फिर कांग्रेस में आ गए, क्या बड़ी गलती कर दी। फिर वो लौट के चले जाते हैं कहाँ पे, फिर वहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट में जाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अब तो और बड़ी गलती कर दी, लौट भैया यहाँ से, वो फिर चले जाते हैं। तब कांग्रेस के लीडर इन्हें आया राम गया राम की संज्ञा दे देते हैं। आया राम गया राम हम लोग ऐसे भी कह देते हैं, बहुत मतलब हंसी मजाक में। और आपको अभी लग भी रहा होगा कि मतलब क्या मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा, बहुत गहरी बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा इनका नाम याद रखना है। क्योंकि जब भी अब ये सारी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ना एग्जाम का तो बिल्कुल आप मुट्ठी पे ले ही लोगे। हाँ, इसके अलावा एडिशनल मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और जितना भी मैं लिखवाती जा रही थी ना, यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो उसका रिवाइज यदि आप रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे, उसमें एडिशनल बातें जो भी ऐड हैं वो ऐड करनी थी, आपने किया होगा। जितना मैं होमवर्क देती जा रही थी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उससे बाहर कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और उससे बार कभी क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी से कभी नहीं बनने वाला होगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और जब भी कभी राजनीतिक बहस होगी ना, इसमें तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहस भी कर पाएंगे। अब आता है यहाँ पे हमारा कांग्रेस में विभाजन। यानी इसमें भी बात कर ही लेते हैं कि कांग्रेस में विभाजन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और आप लोग बता भी सकते हो, इतने होशियार हो गए, कैसे विभाजन हुआ होगा। खैर है तो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता
तो कायम रही, केंद्र में कायम रही, कई सारे राज्य अभी नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी के आधार पे तो उतना ज़्यादा तो नहीं मिल पाया था विपक्षी वालों को, बट ठीक ठाक मिल गया था। अब क्या हुआ, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था और साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजे में साबित यानी कि नतीजों ने ये साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। और बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर कांग्रेसी यानी कि गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और इन सरकारों ने क्या किया कि बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी वो तो गठबंधन वगैरह बना रही थी, लेकिन क्या हुआ कि इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें क्या करना पड़ा, या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा। जो गठबंधन की सरकार थी ज़्यादा दिन तक कहाँ चलेगी भैया, हम किसी से कब तक, मतलब वही था कि आप मिला भी लोगे तो कुछ ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश करेगा, कोई कोई नहीं उड़ पाएगा, तो दोनों में मतभेद तो होना था। लेकिन फिर से किसी भी तरीके से करके कुछ में कांग्रेस, जैसे राजस्थान के एग्जाम्पल देख ही चुके कि कांग्रेस ही अपना बोलबाला जमा लेती है, कुछ में फिर इधर उधर करके वो अपना बनाते हैं सरकार। अब आते इंदिरा वनाम सिंडिकेट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे और अच्छी अच्छी बातें आप सुनने को मिलेगी आपको। इसमें क्या था कि जो इंदिरा गांधी जी थी और सिंडिकेट, जरा इस पे देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी की जो असली चुनौती विपक्ष में नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर मिली। कैसे? एक तो गया राम जी की तो आपने देख ही लिया, गया लाल जो थे, और उन्हें क्या हुआ कि सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट्स क्या था, तो ये क्या था कि सिंडिकेट जो था कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। प्लीज कहीं पे नोट करिए आप लोग अभी तुरंत के तुरंत कि सिंडिकेट क्या था, तो कांग्रेस के अंदर एक क्या था आपका जो प्रभावशाली मतलब ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था, ठीक है, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने क्या किया कि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि भैया ये क्या सोच रहे थे कि ये महिला है, बेचारी है, यहाँ पे हम राज्य करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि इन पे जोर दिया कि यही यहाँ की प्रधानमंत्री बने। और उसी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी का कांग्रेस सदस्य यानी कि संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया। सिंडिकेट्स के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। ये मतलब अपने फायदे के लिए था, इंदिरा गांधी जी की हेल्प नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन्हें लग रहा था अबला नारी बेचारी क्या जानेगी, हाय हाय, मतलब इस उसमें थे बेचारे बुलबुल अक्कर में, और क्या करते हैं कि उन्हें यहाँ पे ला देते हैं। अब क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी जी थी तो इन्होंने क्या किया कि सरकारें और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया। ऐसी लीडर ना हुई है ना होंगी। इन्होंने क्या किया कि भैया तुम साइड है तो कहाँ के हो, तुमसे अच्छा हम शासन कर लेंगे, और ये खुद का मुकाम बनाने लगी। और उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा और धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब देखिए, महिलाओं को कभी कमज़ोर मत समझा करिए आप में से कोई भी। और जो भी लड़कियां हैं ना वो अपने आप को तो कतई कमज़ोर ना समझे कभी भी, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत पीछे था, आज के कंपेयर में कहें तो बहुत पीछे था, लेकिन उस टाइम की एक महिला लीडर जो कि इन बेचारों को पता नहीं कहाँ कहाँ जो ये महिला को बेचारा समझ रहे थे तो वो उन्हें ही बेचारा बना देती हैं। और उन्हें क्या करती हैं, हद तो तब हो गई कि उन्हें ही इन्होंने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। इनसे सलाह मांगना तो छोड़िए, इनसे मतलब पूछना भी इन्होंने उचित नहीं समझा है कि एक बार जो काम कर रहे हैं बता दे। इन्होंने दूसरे मतलब लोगों को यहाँ पे बुला के और उनसे काम करवाना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। अब तो इनकी और फटी पड़ी थी, अब हम क्या करें, मतलब हम जहाँ इतने प्रभुत्वशाली थे, हमें से ही कोई पीएम बन सकता था, वहाँ हमने इस महिला को बनाया और इसने तो हमारा ही बंटाधार कर दिया, हमें ला के साइड पे खड़ा कर दिया कि तुम देखो, पुतला बना दिया कि खड़े होके देखो, अब हम करेंगे जो करेंगे। क्योंकि पावर होती है, देश का हेड अपने कौन होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति तो आपको पता है नाम मात्र के ही होते हैं।
तो अब देखिए, इनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंदिरा गांधी जी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने जब राष्ट्रपति तक को मतलब नहीं माना, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी बेचारे चुपचाप ही रहते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस तरह इंदिरा गांधी जी ने 2 चुनौतियों का सामना किया, और उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी। और कांग्रेस ने क्या किया कि 1967 के चुनाव में जो ज़मीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। यानी कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपना प्रभुत्व खोया था उसे भी बनाना था, और पहला था कि सिंडिकेट से हमें निपटना ही था। उन्हें तो हौसिया पे उन्होंने खड़ा ही कर दिया। धीरे धीरे पता नहीं चल पाया, और बार जो था वो गहरा कर गई इंदिरा गांधी जी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई, और उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। और उन्होंने क्या किया कि सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। जैसे आप देखेंगे कि 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। किसके? इंदिरा गांधी जी के प्रभाव से। वो क्या थे कि इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। 10 सूत्री कार्यक्रम क्या क्या थे, जरा इन पे देखिएगा। उस टाइम की घटना है, और ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, सो प्लीज नोट भी करते जाएंगे तो बेहतर होगा जहाँ पे मैं बोलूँगी, ठीक है। जहाँ पे नहीं बोलूँगी बस सुनना है आपको। तो 1967 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा 10 सूत्री यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है, अपनाया जाता है। पहला क्या था, जिस कार्यक्रम में जो बैंक पर सामाजिक नियंत्रण, पहला नोट कर लीजिए करना हो तो, ठीक है। उसके बाद था कि आय बीमा के राष्ट्रीयकरण, और शहरी संपदा और आय के परिसीमन, और खाद्यान्न और का सरकारी वितरण। जो खाद्यान्न था इनका सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को क्या किया गया यहाँ पे कि आवासीय भूखंड देने का प्रावधान शामिल था। कई आपने सुना होगा, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा जीवन ज्योति योजना, इंदिरा ये योजना, इंदिरा वो योजना, फला ढमका, बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की गरीबों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, हालांकि और इंदिरा आवास के लिए घर में वो ज़मीन दी जाती थी उस टाइम पे। यहाँ पे यही है कि आवासीय भूखंड देने का भी प्रावधान यहाँ पे शामिल हुआ। और हालांकि क्या हुआ था कि सिंडिकेट के नेताओं ने वैचारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर बात करें तो वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इससे लेकर क्या हुआ कि उनके मन में गहरे संदेह थे। उन्हें क्या लग रहा था कि वही था कि ये महिला कुछ कर नहीं पाएगी, और ये महिला गजब की यार बाजी मार गई। मतलब इंदिरा गांधी जी इतना आगे निकल गई कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था ना। तो जवाहरलाल जी कर पाए थे ना, लाल बहादुर शास्त्री बेचारे 2 साल तक तो रहते ही हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर दी कि विकास तो अब हम करेंगे। यदि एक महिला समझ के चलिए कि लीडर हो जाए ना तो कितना मतलब डेवलप कर सकती है। और अब देखिए कि राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में होता है। यहाँ पे भी देखिए इंदिरा गांधी जी की कैसी पावर चल रही थी, अभी इस पे भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि इंदिरा गांधी जी की तो आप थोड़ा सा आपको समझ बढ़ गई होगी कि उनसे इतना जल्दी पंगा लेना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो तो आ ही जाता है, उनके अंदर भी आ गया था। अब यहाँ पे जो हुआ चुनाव 1969 का, इसमें किसका चुनाव हुआ था? राष्ट्रपति का। अभी चुनाव किसका हमने देखा 67 में, अभी मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसमें क्या किया गया कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की जो गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। यानी कि यहाँ पे जो जाकिर हुसैन सर थे उनकी क्या हो जाती है, आकस्मिक डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या था कि ये पद पूरा मतलब कि खाली था, और इंदिरा गांधी जी की सहमति यानी कि असहमति के बावजूद उस साल क्या हुआ कि सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने का फैसला किया। किसने? सिंडिकेट ने, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि जो संजीव रेड्डी जी थे, इन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी इनसे।
अब क्या हुआ कि ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन भरें। और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया यहाँ पे कि जब वो नामांकन भरते हैं और 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अभूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी यहाँ पे उन्होंने कर दी। यानी कि देखिए, पहले तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी जी की तरफ से कौन थे, जो उस टाइम पे तत्कालीन उपराष्ट्रपति वहाँ के थे बीबी गिरी। इनको उन्होंने कहा कि आप क्या करो, राष्ट्रपति के लिए आप नामांकन भरो। और उसके बाद उन्होंने और भी काम किए थे, अभी 10 सूत्री पे ही चल रहा है। 14 जो के अग्रणी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जाता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है कब किया गया है और किस प्रधानमंत्री के उसमें टाइम पीरियड में किया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अभी ये सारी जो घटनाएं चल रही हैं अभी इसी समय पे यहाँ पे हुआ। और जो राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स, प्लीज़ लिखिए यहाँ पे प्रीवी पर्स किसे दिया जाता था। तो प्रीवी पर्स किसे दिया जाता था, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार को हम प्रीवी पर्स कहते हैं। किसे कहते हैं, जो प्राचीन काल के या पहले के जो राजा महाराजा थे उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ राज्य जैसे डिफाइन नहीं हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हालांकि अब तक तो हो चुके थे, कुछ ही राज्य बने थे 1956 के बाद से, बट अभी 67 में पढ़ रहे तो बन गए थे, जैसे कि मैप में देखा। लेकिन उसमें भी फिर उनके टूटे अलग हुए। यहाँ पे विशेषाधिकार जो था, कहीं कहीं पे राज सत्ता थी, उसे प्रीवी पर्स, तो इंदिरा गांधी जी ने उसे भी समाप्त कर दिया। अब क्या होता है, अभी तो घटना चल ही रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की गई। और इसके बाद उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। कौन थे, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री उस टाइम कौन थे, देश के मोरारजी देसाई। उपर्युक्त यानी कि दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। यानी कि मोरारजी देसाई को थोड़ी अनबन हुई और उन्होंने क्या कर लिया, सरकार से हटने का फैसला कर दिया था। लेकिन देखिए कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो जो हुआ है वो किस तरीके का हुआ, क्योंकि पहले तो हमने देखा, देखिए राष्ट्रपति महोदय भी जो थे, तो यहाँ पे अब जो वो बीबी गिरी को लाए थे ना, तो इंदिरा गांधी जी बीबी गिरी को लाती, उन्हें लाती बस नहीं है, यहाँ पे विजयी भी बना देती हैं ये। और ये जो इनको लाए थे यहाँ पे जो सिंडिकेट्स वाले थे और जो संजीव रेड्डी सर को लाते हैं, उन्हें ये विजयी भी नहीं बना पाते हैं। तो अब राष्ट्रपति से रिलेटेड भी थोड़ा सा बातें जान ही लीजिए आप लोग कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम राष्ट्रपति आपके कौन थे, आपको पता है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। देन सेकंड आपके कौन आते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी आते हैं। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। और तो यहाँ पे देखिए जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद एक ही टाइम में, मतलब एक ही चुनाव में 5 साल के अंदर अंदर 3 बनाए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा जाकिर हुसैन सर की डेथ हो चुकी थी, डेथ होने के बाद इंदिरा जी की सपोर्ट से बीबी गिरी जी को बनाया जाता है। और उसके बाद जब फखरुद्दीन, उनकी भी मतलब किसी वजह से उन्हें भी हटाया जाता, और उसके बाद फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके नाम और टाइम पीरियड प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और मैं इसको कल आपको एक फ्लो चार्ट बना के पूरा उस टाइम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति कौन थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, उनका कार्यकाल कितने से कितने तक रहा, अभी तक के जितने भी हैं, रामनाथ कोविंद तक की मैं आपको कल लिखवा दूंगी। आप कहीं पे चार्ट बना के उसे चिपका लीजिएगा। और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ स्किप ना करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और क्वेश्चन पूछे जाने के अलावा भी आपको पूरा एक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा कि यार राइट,
अभी यहाँ पे ये प्रधानमंत्री थे, ये राष्ट्रपति थे, और इस टाइम पे ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी थे, 3 राष्ट्रपति आते हैं, तीनों में भी इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। तो ये सारी घटना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1969 में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 1967 में प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ये पूरी घटना आपको लिंक करनी है। अब क्या हुआ था कि गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे कि लेकिन इस बार क्या हुआ कि मामला कुछ अलग ही था, यानी कि मामला कुछ मैटर थोड़ा सा अलग था। और दोनों गुट क्या चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को मतलब कि अजमा ही लिया जाए। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने क्या किया कि व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक परिवार जो उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले, यानी कि इन्होंने कहा कि संजीव रेड्डी को ही आप लोग वोट डालो। और इंदिरा जी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। और बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। और इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी जी ऐसा कही थी, बट उनके पीछे का रीजन कुछ और ही था। लेकिन कहने और सुनने में तो यही आया था कि बस आप क्या करो, अपने अंतरात्मा की सुन के डालना भैया, ऐसे ना डालना। अब अंतरात्मा में रहना आपको उन्हीं के साथ था, तो बेहतर था कि आपकी आत्मा वही कहे जो वो चाहती है। और इसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी विजयी हुए और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी जो नीलम संजीव रेड्डी इन्हें कहा जाता है, ये क्या हुए कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये सिंडिकेट थे वो भी कुछ नहीं कर पाया। ये कांग्रेस पार्टी के ही सिंडिकेट थे, कहीं अलग के नहीं थे, बस थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे और ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की एक आवाज़ काफ़ी थी कि अंतरात्मा की सुनो। आत्मा क्या कहेगी विचारोगी, जो गांधी इंदिरा गांधी चाहती हैं वही कहेगी ना, और वही हुआ भी, बीबी गिरी जी जीत गए। अब क्या हुआ, मज़ेदार बात तो अब आएगी यहाँ पे। अभी देखिए क्या क्या होता है, ये महिला क्या क्या करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद से सोची कि एक बार और बना दिया जाए किसी और महिला को, तो काम ही हो जाएगा अपने देश का, मतलब और अच्छे से डेवलप हो ही जाएगा। जो अकड़ है लोगों की, नेताओं की कि हम ही सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अभी सुधार आएगा। अब इनमें क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय ही हो गया था। और कांग्रेस अध्यक्ष के जो प्रधानमंत्री को, अब देखिए पार्टी के अंदर ही चलने लगा। अभी तो हमें प्रकृति धोखा दे रही थी, तो कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही थी। अब क्या हुआ, अब ये अंदर अंदर ही घुटने लगे थे, ठीक है। अब इनमें से क्या हुआ, क्योंकि अभी फिर से मैंने बताया ना कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर की थी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या किया कि प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। और पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। और 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को क्या किया गया कि कांग्रेस यानी कि रिक्यूजिनिस्ट कहा जाने लगा। और इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। और इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने पार्टी की इस टूट को उन्होंने क्या किया, जो पार्टी टूट चुकी थी, विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। और उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबों की हिमायत, जो गरीब थे उनकी हिमायत और अमीरों की तरफ दार के बीच की लड़ाई करार दिया। खैर उनसे तो विजय पाना ही बेकार था, लोग फालतू की कोशिश कर रहे थे, पार्टी अलग बना लिया, उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। तो अध्यक्ष वहाँ के कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को निष्कासित करो यहाँ से। प्रधानमंत्री जी कहते कि अरे तुम क्या करोगे, तुम वो जहाँ पे थे वो कांग्रेस तो थी नहीं, अब हम जहाँ पे हैं अकेले वही वाली हमारी कांग्रेस पार्टी है, ओरिजिनल वाली। ये सब तो फालतू वाले थे। तो अब तो फिर से इनके अंदर ये आ गया, ये अब क्या करें, यहाँ पे तो ये मतलब हाई कमान कभी नीचे, इनका पारा नीचे होता ही नहीं, ये तो और ऊपर जा रही है। जितना गिराने की कोशिश कर रहे, एक महिला थी जितना गिराने की कोशिश कर रहे तो उतना ही ऊपर वो जा रही थी। तो
अब इन्हें लगा कि अब क्या किया जाए। और अब तो देखिए राष्ट्रपति भी इनकी मुट्ठी में थे। जो कह देना कि आज दिन नहीं रात है, तो दिन में भी वो राष्ट्रपति महोदय कहते थे हाँ हाँ इंदिरा जी रात है आज, क्योंकि बीबी गिरी जी किसके रहमो करम पर बने थे, तो इंदिरा जी के रहमो करम पर बने थे। आपको बहुत अच्छी तरीके से अब पता ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबको कह दिया था कि आप अपनी अंतरात्मा की सुने और वोट डालें। और यहाँ पे अभी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, आई होप कि आपको पता होगा, और नहीं पता है सो प्लीज़ ये चैप्टर ख़त्म होने दीजिए। हम लोग एक एक पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे कंप्लीट, ठीक है, डोंट वरी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया कि भैया ये अमीरों गरीबों की लड़ाई है, समाजवादी पुरातन वालों की लड़ाई है। हम ठहरे समाजवादी, अरे कहाँ के पुरातन वाले आ चुके हैं यहाँ पे, अभी भी वही बुद्धि लेके बैठे हैं प्राचीन काल वाले, और इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बच्चे हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो उन्होंने मतलब इतनी सहजता से इस बात को भी टाल दिया। अब देखिए क्या होता है, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। भैया इंदिरा गांधी जी तो मतलब लाजवाब थी, प्राउड है, ठीक है। जब भी पढ़ो आप मतलब ऐसी महिला लीडर हो, कसम से आज भी एक बना दिया जाए, कुछ तो देश का डेवलप और होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा प्रीवी पर्स की समाप्ति के बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो देसी रियासतें वगैरह थी, इनके विलय के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और देसी रियासतों का जो विलय था भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। इन्होंने क्या कहा था कि हम ठीक है अपने में मिलाएंगे, बट जो भी आपके रियासत के अभी आपके वंशज वगैरह होंगे, जो आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, वो अपनी निजी संपत्ति रख सकती है। इनके पास बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है, और इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि राजा महाराजा को सीधा से एक ओवरऑल, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपको, वो जो पहले हमने बताया ना आपको कि राजा महाराजाओं को, भूतपूर्व जो राजा महाराजा थे, उनको दिया जाने वाला विशेषाधिकार कि आम पब्लिक से उन्हें कुछ ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि उन्हें अचानक से ये ना लगे कि अचानक से राजा से भिखारी बना दिया लोगों ने, तो ऐसा महसूस ना हो। इसलिए ये सारी बातें कही गई थी उस टाइम पे कि आप भैया विलय कर लो, हमारे में सम्मिलित हो जाओ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप राजशाही जीवन व्यतीत कर सकते हो। और कहीं ना कहीं सही भी था, दिमाग का काम किया, वरना सबको लगता कि अरे मतलब हमारा तो सब कुछ छीन गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, और इतना जल्दी कोई खोना भी नहीं चाहता अपना, और इसी आधार पे उनको दिया गया। अब इंदिरा गांधी जी आ चुकी थी, बोली बहुत दिन हो गए भैया, अब इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम। और क्या हुआ कि रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ कि उस वक्त देश की एकता, अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। तो यहाँ पे उस वक्त जो फैसला लिया गया बहुत सही था कि अचानक से हमें उन्हें नहीं गिराना चाहिए, इसलिए हम उनको ये सारी सुविधाएं देंगे, कुछ भत्ता देंगे, कुछ उनको निजी संपत्ति रखने का अधिकार देंगे, तो वो सब देंगे हम, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना रहेगा कि शासन हमारा चलेगा वहाँ पे, अब राजा का नहीं चलेगा। लेकिन राजा अपने में खुश रहे, इतना भी नहीं छीनना कि वो भी एकदम बर्बाद हो जाए। अब क्या हुआ कि ये वंशानुगत जो विशेषाधिकार था ना, भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। और नेहरू ने क्या किया कि कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। और 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया, और उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। और मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि हमने पहले उन्हें विश्वास दिया था ना कि होगा, मतलब कि आपको विशेषाधिकार देंगे, लेकिन अब इंदिरा गांधी जी कह रही खत्म करना हमको, बहुत दिन हो गए, जब उस टाइम की सिचुएशन थी, ठीक है हमने कर दिया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने कहा खत्म करना। और उस टाइम पे आपको पता मोरारजी देसाई वित्त मंत्री है। अब भी जो 2020 का ना MPPCS का पेपर हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रीवी पर्स कब खत्म किया गया है। प्लीज़ नोट करते जाइए, ये एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो
पर्स जो है, प्रीवी पर्स, वो कब खत्म किया गया? आपको 1967 के चुनाव के बाद। ठीक है, तो ये सारी घटना आपको याद रखनी है। कभी भी आपका माइंड है ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि यार एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा कब किया गया, तो इतना तो याद है, मतलब घुमा फिरा के आप कहीं से भी कर सकते हो। अच्छा 1967 में चुनाव हुए थे, चौथा चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, यहाँ पे राजा महाराजाओं के लिए ऐसे ऐसे हुआ था, मोरारजी देसाई के बीच में विवाद हुआ था। तो आप एक ओवरव्यू लगा जाओगे कि हाँ 1967 के इधर उधर के बीच का ही होगा, 5 साल के अंदर का ही होगा, जो भी होगा। ठीक है, और उससे आप अंदाजा फिट बैठा जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी जी द्वारा कर दी जाती है। और प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में ये जो मंजूरी थी नहीं पा सका। और इसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया। और इसके बाद क्या हुआ कि इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। और 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ। और इस तरह प्रीवी पर्स की जो भी मतलब समाप्ति की राह में जो भी मौजूद अड़चनें थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और प्रीवी पर्स क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रीवी पर्स इंदिरा जी के टाइम में समाप्त किया गया था। और ये टाइम पीरियड आप यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 1967 में ही प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया था। बात की गई थी कि हम प्रीवी पर्स समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1967 से 70-71 के बीच में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। और प्लीज़ इसकी एग्जैक्ट डेट जो है मैं आपको कल लिखवा दूंगी कि प्रीवी पर्स एग्जैक्टली समाप्त कब किया गया था। ठीक है, क्योंकि गलत बिल्कुल नहीं लिखना आपको। और यहाँ पे मुझे अभी याद नहीं कब किया गया था, बट इसी टाइम पीरियड में, इतना तो कम से कम आपको होगा ना कि इसी टाइम पीरियड पे ये समाप्त हुआ था। 67 से 71 का बीच का टाइम ही है जब इसे समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 67 में तो विवाद की गई थी कि हम प्रीवी पर्स अब नहीं रखेंगे, इनको नहीं देंगे अधिकार। तो जब भी सिंडिकेट की बात आए, प्रीवी पर्स की बात आए, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आप लिख ले होंगे, इतने बुद्धिमान हैं आप लोग और अच्छे बच्चे हैं। सो अब हम बात करेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। 1971 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, घटनाएं तो चलती रहती हैं। तो अब इसको हम लोग कल समझेंगे और आप लोग बस पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए एंड जल्दी सिलेक्शन लीजिए।